बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज जो हमारा लेक्चर है वो है बायोलॉजी फर्स्ट ईयर। तो चैप्टर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हम स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो इसमें एक टॉपिक है हमारा टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। ठीक है, ये मैंने डिफरेंट टेक्निक्स आपको लिख दी, स्टेनिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, टिश्यू कल्चर, क्रोमेटोग्राफी। हम आज जो करेंगे वो आज हम करेंगे ये सबसे पहले स्टेनिंग वाला और सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, ये दोनों हम आज अपने वीडियोस में करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कि टेक्निक्स यूज इन सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी क्या चीज़ है जिसमें हम ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं? ये हमारे पास प्रैक्टिकल वर्क है। ठीक है, जैसे आप लेबॉर्ट्री में जाते हैं, आप उधर प्रैक्टिकल्स करते हैं। ये हमारे पास वही प्रैक्टिकल्स है, लेकिन ये बायो के प्रैक्टिकल्स हैं। इसमें हमारे पास कैसे प्रैक्टिकल्स हैं? सेल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं टू आइसोलेट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सेल। ठीक है, ये जो सारे टेक्निक्स हमने इस्तेमाल किए ना, किस लिए इस्तेमाल किए? टू स्टडी, ठीक है, टू स्टडी और आइसोलेट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सेल। ठीक है, ये हमारे पास हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं कि हम, यानी हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइजोसोम्स होते हैं, इस तरह जो है सब चीज़ें हमारे पास, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे पास एक सेल के अंदर मौजूद होती हैं, जिसके अंदर हमने जो है ना वेरियस कंपोनेंट्स हैं, ये लाइजोसोम्स, प्लास्टिड्स वगैरह सब कुछ, न्यूक्लियस। तो इन सबको अकेले अकेले आइसोलेटली नंबर बाय नंबर स्टडी करने को हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब आज जो हमारा पहला टेक्निक है वो हमारे पास है स्टेनिंग। आज हम दो ही पढ़ेंगे, स्टेनिंग और सर्टिफिकेशन, क्योंकि सारे हम एक वीडियोस में नहीं कर सकते। तो अगली वीडियोस करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले स्टेनिंग हमारे पास, नाम को मैं सबसे पहले डिफाइन कर देता हूँ। स्टेनिंग इज कॉल्ड एज कलरिंग और टू गिव कलर। स्टेनिंग में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सेल के अंदर वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, देयर आर मेनी कंपोनेंट जो हमारे पास ट्रांसपेरेंट होते हैं सेल के अंदर, जो कि विजिबल नहीं होते अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, दे आर नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर वो क्लियरली विजिबल नहीं होते। तो इसलिए हम ये वाले मेथड जो है ना यूज करते हैं, स्टेनिंग, टू गिव कलर टू दिस ट्रांसपेरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, टू गिव कलर टू ट्रांसपेरेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास है स्टेनिंग। वेरियस कंपोनेंट्स जो हमारे पास विजिबल नहीं होते सेल के अंदर, उनको हमने कलर देना, उनको एक स्पेसिमेन, यानी ये हमारे पास एक स्पेसिमेन ही है, उनको अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन करना, उनको अंडर माइक्रोस्कोप जो विजिबल ना हो उनको कलर देना। रीजन और डाई एक ही चीज है, कलर को कहते हैं। ठीक है, उसको कलर देना हमारे पास स्टेनिंग कहलाता है। ठीक है, ये हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टेनिंग का। कलर मिल जाता है तो फिर क्या हो जाता है सर? जब उनको कलर मिल जाता है तो वो हमारे पास माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल हो जाते हैं, जिसको फिर आप इजीली स्टडी कर सकते हो। ठीक है, और ये भी रखना है कि ये जो आप कलर देते हो ना स्टेनिंग का, ये एक स्पेसिफिक कंपोनेंट को देते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक कंपोनेंट को, यानी ये और कंपोनेंट्स को जो है ना अफेक्ट नहीं करते। ठीक है, स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को डज नॉट अफेक्ट अदर। मतलब कि अगर हम स्टेन इस्तेमाल करते हैं, मतलब कलर इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हम फॉर एग्जांपल रेड कलर इस्तेमाल करेंगे तो रेड कलर सेल के कुछ कंपोनेंट्स को मिलेगा, बाकियों को नहीं बाकियों को मिलेगा। नहीं, जिसको आप स्टडी कर रहे हो उसको देखने के लिए मिलेगा। क्या करेंगे हम? बाकियों को देखने के लिए आप दूसरा स्टेन इस्तेमाल करो। अगर रेड से सारे यस, सारे तो नहीं, तो फिर ब्लू इस्तेमाल करेंगे। यस, आप एक है ना मिथाइल ब्लू होता है और दूसरा है न्यूट्रल रेड, इस तरह बहुत सारे हैं, वो आप यूज कर सकते हैं स्टेनिंग के प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब स्टेनिंग में हम फर्दर आए तो स्टेनिंग हमारे पास जो है ना, आप स्टेनिंग में हमारे पास टू टाइप्स ऑफ स्टेन इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्स्ट जो होता है हमारे पास है, वो हमारे पास है प्रिंसिपल स्टेन। ये आपने याद रखना है। आपको अगर ये दिखा कि डिफाइन स्टेनिंग ब्रीफली या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो ये आपको प्रिंसिपल स्टेन और काउंटर स्टेन में लाजमी बताना है। ठीक है, प्रिंसिपल स्टेन। अब प्रिंसिपल स्टेन हमारे पास एक ऐसा स्टेन है जो कि हम एक सेल की कंपोनेंट को दे देते हैं, लेकिन कुछ तो उससे विजिबल हो जाता है, यानी कुछ को ये प्रिंसिपल स्टेन मिल जाता है। ठीक है, लेकिन वो सब कंपोनेंट्स को जो है ये कलर नहीं कर पाता। ठीक है, सब कंपोनेंट्स को, कोई स्पेसिफिक को ये, यानी ये हमारे पास एक सेल है, इसके अंदर हम फॉर एग्जांपल इस माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी कर रहे हैं और साथ में जो है ना वेरियस कंपोनेंट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, अब इसमें हम इस वाले को हमने इनको जो है ना दिए, ये स्टेन दिया, ये कुछ को विजिबल कर लेगा, कुछ को ये विजिबल कर, लेकिन कुछ होंगे जो कि ट्रांसपेरेंट रह जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास है। फर्स्टली हम इसको प्रिंसिपल स्टेन को, उसको हम प्रिंसिपल स्टेन कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेन इज यूज, नेम है प्रिंसिपल स्टेन। अब सेकेंड जो है वो हमारे पास है काउंटर स्टेन। अब जो कुछ
कंपोनेंट्स जो कि रह जाते हैं स्टेनिंग के दौरान, जो कि स्टेन नहीं हो पाते प्रिंसिपल स्टेन से, जो प्रिंसिपल स्टेन जिन कंपोनेंट को परफेक्टली स्टेन नहीं कर पाता, फिर वो जो कंपोनेंट्स रह जाते हैं जो ट्रांसपेरेंट प्रिंसिपल स्टेन से, वो फिर हमारे पास काउंटर स्टेन जो है उनको दोबारा कलर करता है, ठीक है, और सारे हमारे पास स्टेंड हो जाते हैं, ठीक है। काउंटर स्टेन इज यूज टू कलर द कंपोनेंट्स that were not colored or stained by principal stain। जो प्रिंसिपल स्टेन जिन कंपोनेंट्स को कलर नहीं कर पाता, फिर वो कंपोनेंट्स हमारे पास काउंटर स्टेन कलर कर देता है। फर्स्ट बेसिकली हम अगर एक एक्सपेरिमेंट में रेड स्टेन पहले यूज करेंगे, सो दैट विल बी नोन एज प्रिंसिपल स्टेन। जो स्टेन आप पहले यूज करते हो उसको हम प्रिंसिपल स्टेन कहते हैं। अगर वही रेड स्टेन आप दूसरे एक्सपेरिमेंट में सेकंड यूज करते हो, तब भी उसको प्रिंसिपल स्टेन बोलेंगे? नहीं, फिर वो क्या बन जाएगा? फिर वो हमारे पास काउंटर स्टेन बनेगा। सो एक एक्सपेरिमेंट में पहले स्टेन इस्तेमाल कर, जो पहला स्टेन इस्तेमाल होता है, द फर्स्ट स्टेन यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज will always be known as प्रिंसिपल स्टेन। जो आप पहले यूज करते हो स्टेन फॉर द पर्पस ऑफ स्टेनिंग, उस स्टेन को आपने हमेशा प्रिंसिपल स्टेन कहना है, ठीक है। फिर अगर उससे वो कुछ कंपोनेंट्स को ना स्टेन कर पाए, तो फिर जो रेस्ट ऑफ कंपोनेंट्स है वो फिर काउंटर स्टेन से, जो सेकंड नंबर का स्टेन हमारे पास, मैंने आपको बताया 2 किस्म के यूज होते हैं। जो कंपोनेंट्स हमारे पास प्रिंसिपल स्टेन ना कर पाए, तो हमारे पास फिर काउंटर स्टेन कर देता है, ठीक है। इन दोनों प्रिंसिपल को प्रिंसिपल स्टेन और दूसरा जो है कौन सा है, काउंटर स्टेन, ठीक है, काउंटर स्टेन, इन दोनों स्टेन को कलेक्टिवली हम कहते हैं वाइटल स्टेन्स, क्योंकि ये 2 बेसिकली यूज होते हैं हमारे पास स्टेनिंग में, वाइटल स्टेन्स, ठीक है। ये आपने मेंशन करना है आपके जो पेपर है या कुछ भी आपने ये मेंशन करना है कि दीज बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज वाइटल स्टेन्स, ठीक है। सो दिस वाज बेसिकली कॉल्ड एज द बेसिकली कॉल्ड एज स्टेनिंग, कि द पर्पस ऑफ कलरिंग द ट्रांसपेरेंट कंपोनेंट्स इनसाइड द सेल। इसमें कोई बड़ी फिलॉसफी नहीं है सर। ये सिर्फ किस सेल बायोलॉजी, मतलब सिर्फ हमारे सेल्स को स्टडी करने के लिए नहीं, बाकी ऑर्गेनिज्म? स्टेनिंग एक टेक्निक है। आप यानी आप सिर्फ कोई एक तो नहीं होगा, यानी हमारे पास एक तो सेल नहीं है ना, एनिमल सेल तो नहीं है ना, बहुत सारे सेल्स हैं। हम फंजाई को स्टडी कर सकते हैं, हम प्लांट सेल्स को स्टडी कर सकते हैं, बैक्टीरियन को स्टडी कर सकते हैं, बहुत सारे इस तरह सेल्स हैं जिसको हम जिनमें डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, तो उनके लिए भी आप स्टेनिंग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। स्टेनिंग बेसिकली प्रोसेस है स्टडी करने का, ठीक है, टू विजिबल द कंपोनेंट्स, ठीक है। सर, जो स्टेन्स नॉर्मली हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, जो आम तौर प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होते हैं, उनमें कितने किस्म है, कोई नाम बता सकते हैं आप? जिस तरह मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि आप एग्जांपल्स के तौर पे ले लें कि हमारे पास 2 टाइप ऑफ स्टेन, दैट आर मिथाइलिन ब्लू हो गया, और जो है दूसरा हमारे पास न्यूट्रल रेड, और इस तरह पिंक कलर का भी होता है, ठीक है, पिंक वाइट भी होता है, ठीक है। तो ये इस तरह जो है ये हमारे पास स्टेन्स मौजूद होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ स्टेनिंग इन लेबोरेटरीज। ओके, सो ये था हमारे पास सबसे पहला टॉपिक जो है स्टेनिंग, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सर, इसमें से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में? व्हाट इज स्टेनिंग? बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत आते हैं, लॉन्ग में तो नहीं आते ज़्यादा, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आप पूरा बोलेंगे कि डिफाइन स्टेनिंग, सर्टिफिकेशन, टिश्यू कल्चर, इस तरह, लेकिन शॉर्ट में एक आ सकते हैं, एक ये बताओ, दूसरा सर्टिफिकेशन का एक स्पेसिफिक आ सकता है, फिर स्टेनिंग का। तो इसमें आप ये सकते हैं कि डिफाइन स्टेनिंग, व्हाट टाइप ऑफ कलर्स आर यूज्ड इन स्टेनिंग, एंड देयर आर 2 स्टेन्स यूज्ड, व्हाट आर द 2 स्टेन्स, यानी प्रिंसिपल स्टेन और काउंटर स्टेन। ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम आते हैं सेकेंड टॉपिक की तरफ, जो है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ वेरी ईजी। सेंट्रीफिकेशन में इतनी कोई फिलॉसफी नहीं है, ठीक है, वो भी एक मेथड है हमारे पास फॉर आइसोलेटिंग द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सेल। सो इधर हमारे पास नंबर 2 सेंट्रीफिकेशन। ओके, नाउ व्हाट इज सेंट्रीफिकेशन? सेंट्रीफिकेशन के अंदर सबसे पहले मैं आपको इसमें फ्यूगेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी इसका मतलब है इसमें हमारे पास फ्रैक्शनेशन होती है। इसमें हमारे पास फ्रैक्शनेशन होती है। आपको कि फ्रैक्शनेशन क्या चीज़ है? फ्रैक्शनेशन हमारे पास डिवाइडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ सेल, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनेशन। लेकिन ये फ्रैक्शनेशन का जो प्रोसेस है ये हमारे पास होता है सेंट्रीफ्यूग के अंदर। अब आपको कि सेंट्रीफ्यूग क्या चीज़ है? तो सेंट्रीफ्यूग जो है ये हमारे पास एक मशीन है, ठीक है, इट इज़ अ मशीन दैट इज़ यूज्ड टू, यानी ये एक मशीन है जिसके अंदर हम इस तरह होमोजिनेट को डालते हैं, ठीक है ना, और वो स्पिन करता है, ठीक है, इट स्पिन एंड यूज्ड इन लैब्स, ठीक है, मोस्टली
यूज्ड इन लैब्स। ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूग है, बस आपने सेंट्रीफ्यूग का ये बताना, ये मशीन है जिसके अंदर हम होमोजीनेट को डाल देते हैं और वो घूमता है और कंपोनेंट्स को अलग कर देता है। ये सेंट्रीफ्यूग इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें अंदर हमारे पास ये गोल गोल घूमता है जिस तरह मैंने बताया। तो फिजिक्स में हमने ये बात पढ़ी थी कि इसके अंदर हमारे पास जो चीज़ घूमती है वो एक बॉडी को तभी दायरे में घुमाती है जब उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इसके अंदर यानी यूज होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स के जरिए ये एक गोल दायरे में हमारे पास होमोजीनेट को घुमाता है, ठीक है। अब हम आते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेन टॉपिक की तरफ। सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर हमारे पास अब हम आते हैं इसके अंदर हमारे पास स्टेप्स हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर। ये स्टेप्स ही जो है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन है। अब इसका स्टेप, सबसे पहले स्टेप क्या है? ग्राइंडिंग अप द टिश्यूज, up the tissues of cell and forming a homogeneate, ठीक है। फॉर्मिंग अ होमोजीनेट, होमोजीनेट का मतलब है हमारे पास मिक्सचर, यानी जिस तरह पानी उसको मिलाते हैं वो होमोजीनेट बन जाता है, पानी और नमक को, तो इसी तरह होमोजीनेट हमारे पास सेल। ग्राइंडिंग ऑफ द टिश्यूज, ग्राइंडिंग ऑफ द टिश्यूज यानी हम घर में जूसर यूज़ करते हैं ना, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं कि ये चीज़ें अंदर इधर ब्लेड लगे होते हैं, ठीक है, वो ग्राइंड हो जाते हैं। तो हमारे पास अगर हम इसमें टमाटर डालें तो टमाटर बिल्कुल बिखर जाता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास स्टेनिंग के अंदर, स्टेनिंग के डायग्राम भी आपने परफेक्टली बनानी है, ठीक है। सो डायग्राम में क्या है कि हमारे पास टेस्ट ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब्स होते हैं इसके अंदर। इसमें हम डिफरेंट सेल्स डाल देते हैं इस तरह, ठीक है। स्टेनिंग डिफरेंट सेल्स के साथ में थोड़ा वाटर वगैरह डाल देते हैं, ठीक है, बिकॉज वाटर होमोजेनेट नहीं बनेगा, तो वाटर वगैरह डाल देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जब ये नीचे ग्राइंडिंग स्टार्ट हो जाती है ना, तो हमारे पास ये बिखर जाते हैं इस तरह किस्म के, ठीक है, इस तरह ग्राइंड हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसको हम सेंट्रीफ्यूग में डालते हैं, ठीक है, इधर हम लिख देता हूँ सेंट्रीफ्यूग। इसको हम फिर आगे सेंट्रीफ्यूग में डालते हैं और सेंट्रीफ्यूग के अंदर जब इसके डालते हैं तो फिर उसका वो जो स्पिन करता है और डिफरेंट वेरियस सेल्स कंपोनेंट्स जो है आइसोलेट होते हैं। तो ग्राइंडिंग सबसे पहला स्टेप क्या है? ग्राइंडिंग ऑफ द टिश्यूज एंड सेल फॉर्मिंग अ होमोजेनेट, यानी इसको हम ग्राइंड करेंगे और एक होमोजेनेट मिक्सचर सा बना लेंगे। फर्स्ट स्टेप इसका सेंट्रीफिकेशन का ये है। फिर उसके बाद ये पुटिंग होमोजेनेट इन सेंट्रीफ्यूग, पुटिंग होमोजेनेट इन सेंट्रीफ्यूग। आप इसको हम सेंट्रीफ्यूग के अंदर डाल दो, सेंट्रीफ्यूग स्पिन करेगा, ठीक है ना, एंड स्पिन, स्पिन या स्पिन लिख दो, ठीक है, एंड स्पिन। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है कि हमारे पास जब हम स्पिन करते हैं तो फर्स्ट स्पिन द सेंट्रीफ्यूग एट लोअर स्पीड, एट स्लोअर स्पीड, ठीक है। फर्स्ट हमने सेंट्रीफ्यूग को स्पिन करना है स्लो स्पीड से, जिससे हमारे पास थ्रू विच लार्जर कंपोनेंट्स सच एज लार्जर, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो हैवियर कंपोनेंट्स, ठीक है, जो भारी हो, हैवियर कंपोनेंट्स सच एज न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस वगैरह ये, एंड ऑल द सेल्स, ठीक है। ये हमारे पास न्यूक्लियस वगैरह डिफरेंट सेल्स वगैरह ये हमारे पास जो कि भारी मिकदार में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हैवियर होते हैं, जो लार्जर कंपोनेंट्स होते हैं, वो हमारे पास सबसे पहले रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूग में। एंड फर्स्ट स्पिन, ठीक है, फर्स्ट स्पिन में हमारे पास ये वाले कंपोनेंट्स जो है यानी लार्जर कंपोनेंट्स रिमूव हो जाते हैं। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है? स्टेप्स यानी इसमें स्टेप ज़्यादा, लेकिन उसमें आप इससे लिख सकते हो, मैं तो आपको समझा रहा हूँ। सो सेकंड स्टेप में क्या है कि स्पिन द लेफ्ट होमोजेनेट एट स्पीड। सर जब एक बार जब फर्स्ट स्पिन हो जाए, इसको हम पहली स्पिन दे दें और इससे ये लार्जर कंपोनेंट्स अलग हो जाती हैं, तो फिर लार्जर कंपोनेंट्स को हम निकाल लेंगे। हाँ यू कैन, हाँ लार्जर कंपोनेंट्स वो तो आपका अलग हो गया ना, उस कंपोनेंट्स को आप निकाल के अलग स्टडी करो। और जो चीज़ पीछे रह जाती है, जो चीज़ पीछे जाती है अगर आपने उसमें भी कंपोनेंट्स अभी होंगे, उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि लार्जर कंपोनेंट्स सेल में तो बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं ना, तो वो आपने रिमूव करनी है। जैसे न्यूक्लियस वगैरह तो निकल गया, अब बाकी जो ऑर्गेनेल्स है उनका आप क्या करोगे, ठीक है, स्मॉल इंटरमीडिएट चीज़ें। अब मैं आपको बता रहा हूँ अभी, स्पिन द होमोजेनेट एट स्पीड, अगेन आपको सेंट्रीफ्यूग में आपने उसको स्पिन करना है, एंड थ्रू विच intermediate size and weight components will be removed, ठीक है। जो हमारे पास दरमियाने साइज के होते हैं, इंटरमीडिएट का मतलब होता है दरमियाना, ठीक है,
तो जब उस होमोजिनेट को आप दोबारा स्पिन करोगे एट द स्पीड थ्रू विच इंटरमीडिएट साइज्ड एंड वेट कंपोनेंट्स विल बी रिमूव्ड। इंटरमीडिएट यानी दरमियानी साइज वाले कंपोनेंट्स में आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं कि सच एज हमारे पास कंपोनेंट्स हैं जैसे कि सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। ऑर्गेनेलीज कौन कौन से? ऑर्गेनेलीज सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये प्लास्टिड्स वगैरह, अगर आप प्लांट सेल्स को स्टडी करो तो प्लास्टिड्स एनिमल सेल में नहीं होता। क्या नाम है, प्लास्टिड्स वगैरह और लाइजोसोम्स, नहीं सॉरी, हाँ लाइजोसोम भी होते हैं, लाइजोसोम्स, ठीक है, और गोल्जी अपरेटस वगैरह, ये सब कुछ रिमूव हो जाते हैं सेकंड स्पिन में। अब एट द लास्ट आपने अगेन स्पिन करना है, इससे जो होमोजिनेट बच जाए, इस सेकंड स्पिन से जो हमारे पास होमोजिनेट बच जाए उसको आपने दोबारा स्पिन करना है, लेकिन इसको आपने हायर स्पीड पे स्पिन करना है, ठीक है। नाउ स्पिन द होमोजिनेट रिमेनिंग जो होमोजिनेट है एट हायर स्पीड यानी ग्रेटर स्पीड पे, थ्रू विच lighter components are precipitated or removed। precipitated का मतलब रिमूव होता है, ठीक है। तो लास्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि जो इससे जो सेकंड स्पिन से जो हमारे पास होमोजिनेट बच गया था, जिसमें हमारे इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स निकल गए थे, तो लास्ट स्पिन में उससे जो होमोजिनेट बचा वो हमने अगेन स्पिन करना है, ठीक है। लेकिन इस स्पिन को हमने हायर स्पीड पे स्पिन करना है, यानी तेज हमने स्पिन करना है। तो जब इसको हायर स्पीड पे स्पिन करेंगे तो इसके अंदर जारी बात इंटरमीडिएट लार्जर मॉलिक्यूल्स निकल गए, तो बचा क्या लास्ट लाइटर मॉलिक्यूल्स। तो लाइटर मॉलिक्यूल्स फिर हमारे पास इसमें जो लाइटर मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स यानी सेल मेम्ब्रेन वगैरह हो गया, ठीक है, उसके अंदर जो लिपिड्स वगैरह होते हैं वो सब हमारे पास लाइटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो इन द एंड हमारे पास एक क्लियर मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। ये हमारे पास वाटर बच जाता है इन द एंड। अब मैं आपको बताता हूं हमारे पास एट द एंड वाटर बन जाता है। तो वाटर के अंदर कुछ नहीं बनता, ये हमारे पास हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस। लेकिन बेसिकली पॉइंट हमारा ये है कि हमने सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों की। मैंने आपको पहले बताया कि सेंट्रीफ्यूगेशन हमने इसलिए की ताकि हम वेरियस, यानी पहले सेल देखो, पहले कितने बड़े बड़े सेल थे हमारे पास, फिर उसको हमने क्रश किया, उससे हमने सेंट्रीफ्यूगेशन की, और एट द एंड हमारे पास जो है स्टेप बाय स्टेप हमारे पास हमने सेंट्रीफ्यूगेशन की, फिर एट द एंड हमारे पास वाटर क्लियर मिक्सचर बन गया। सारे के सारे हमारे पास लार्जर मॉलिक्यूल्स विद हायर वेट वो निकल गए, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स जैसे ऑर्गेनेलीज वगैरह वो निकल के, एट द एंड जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन और लिपिड्स वगैरह प्रोटीन्स वो सब निकल गए, लाइटर वेट्स। सो हमारे पास डिफरेंट वेट के हमारे पास सब कंपोनेंट्स अलग अलग हो गए। फिर साइंटिस्ट आते हैं, उस डिफरेंट कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं, और फिर वो इट मेक स्टडी इजीली, ओके। तो ये था हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस। सो टिश्यू कल्चर हमारे पास क्या चीज़ है? टिश्यू कल्चर जिसका नाम से जाहिर है, टिश्यू यानी टिश्यू, और कल्चर का मतलब है ग्रोथ, ठीक है। तो टिश्यू या सेल की ग्रोथ, टिश्यू कल्चर इज डिफाइंड एज द ग्रोथ ऑफ टिश्यू और सेल सेपरेट from organism is called टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर हमारे पास ग्रोथ है टिश्यू और सेल की सेपरेट फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म बेसिकली हमारे पास टिश्यूज की ग्रोथ ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होती है, लेकिन टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम टिश्यू या सेल की जो है ग्रोथ करते हैं ऑर्गेनिज्म से जुदा करके, और ये जो ग्रोथ होती है ये हमारे पास एक स्पेसिफिक मीडियम में होती है। अब आपको ये स्पेसिफिक मीडियम क्या चीज है? मीडियम बेसिकली कहते हैं एक माहौल को जो कि सेल को एक जो है ना एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी और एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो कि सेल को न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी प्रोवाइड करता है उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। ये हमारे पास मीडियम है जो उसको फैसिलिटेट करता है उसकी ग्रोथ के लिए। ये बेसिकली हमारे पास टिश्यू कल्चर था। अब टिश्यू कल्चर बेसिकली होती है हमारे पास सबसे ज्यादा प्लांट्स में, ठीक है। प्लांट सेल में हमारे पास टिश्यू कल्चर होती है। आपके बागीचे में एक बहुत अच्छी नस्ल का पौधा है, आप कहते हो कि आप उसको बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, तो आप जो है उस प्लांट से एक थोड़ा सेल लोगे, ठीक है, उसका थोड़ा सा पार्ट लोगे, उसको लेके जाओगे और उसको पेट्री डिश में रखोगे, वो उसको एक मीडियम प्रोवाइड करोगे, वो ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो उस तरह वो दोबारा एक उसी सेल से एक नया प्लांट बन जाएगा। फिर आप उस तरह उससे और भी प्लांट बना सकते हो और आपका पूरा बाग उसी प्लांट से भर जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास बेसिकली टिश्यू कल्चर कहलाता है। एनिमल सेल में ये बैन है क्योंकि एनिमल सेल के टिश्यू कल्चर को बेसिकली एनिमल सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उसको क्लोनिंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो एनिमल सेल में एक इंसान को तो हम 2 बार नहीं बना सकते, तो उसको क्लोनिंग बैन है, ठीक है। सो इसीलिए मोस्टली ये प्लांट सेल में होती है। अब इसमें प्रोसेस कैसा होता है हमारे पास? प्रोसेस हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास ये एक प्लांट है, ठीक है,
ये इसकी रूट्स वगैरह हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है। कोई साइंटिस्ट होगा, वो उसका यहाँ से जो है ना एक सेल उठाएगा, उसको ये आगे लेके जाएगा, एक मीडियम में रखेगा, मीडियम में रखेगा, ठीक है। ये हमारे पास वो सेल इसने यहाँ पे रखा, वो इसी प्लांट के नस्ल को बढ़ाना चाहता है, तो वो यहाँ पे रखेगा उसकी। अब इस मीडियम में ये जो सेल है उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स एनर्जी मिल रही है, तो वो आगे जाके और ग्रोथ करेगा, उसके सेल्स बढ़ जाएंगे। और जब ये सेल प्लांट सेल की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जब सेल बढ़ जाते हैं तो उसको हम प्रॉपर नेम देते हैं, जिसको हम कहते हैं कैलस, ठीक है। ये थोड़ा और बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास इस दौरान जब सेल हमारे पास एक पौधे में कन्वर्ट होने वाला होता है, उसको हम ऑक्सिन, एक हमारे पास हार्मोन है, वो हम प्रोवाइड करते हैं। ये ऑक्सिन हार्मोन किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? ताकि सेल जो प्लांट है हमारे पास, उसकी रूट्स आ जाए, ठीक है। उसकी रूट्स के डेवलपमेंट के लिए हमारे पास एक ऑक्सिन हार्मोन है, वो दिया जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास प्लांट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग जाता है, ठीक है। और वो एक नए प्लांट के अंदर सीडलिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जो कि अभी अभी नया पौधा बनने वाला होता है, ठीक है। तो इससे हमारे पास एक न्यू प्लांट जनरेट हो जाता है। ये बेसिकली हमारे पास टिश्यू कल्चर है। इसको आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कह सकते हो, ठीक है, जो हमारे पास पौधे का एक हिस्सा कट करके दूसरे प्लांट के अंदर डाल देते हैं, फिर उसी प्लांट के अंदर वो ग्रोथ करता है, ठीक है। तो आपने ड्रैगन फ्रूट देखा होगा, वो मिक्सचर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कीवी या किसी और चीज़ का मिक्सचर है वो, तो वो आप देख लें, वो भी हमारे पास टिश्यू कल्चर ही कहलाता है। तो बेसिकली ये हमारे पास टिश्यू कल्चर का मेन पॉइंट, ये एक ऐसा एक प्रोसेस है जिससे हम एक सेल लेके, एक मदर प्लांट से उससे एक सेल लेके उसको हम उस ऑर्गेनिज्म से, उसी प्लांट से अलग करके ग्रो करना, एक प्रॉपर मीडियम प्रोवाइड करके, ये हमारे पास टिश्यू कल्चर कहलाता है। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ टिश्यू कल्चर। इसके प्रोसेसेस हैं बुक में, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। प्रोसेस में क्या है? कुछ भी नहीं है। आपने एपरेटस का जिक्र करना है। एपरेटस में हमारे पास स्टेरिलाइजर होता है, सेल काउंटर होता है, सेल शटर हुड होता है, और इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप होता है, फ्रीजर होता है। ये सब चीज़ें हमारे पास, वो आप याद कर लेना, ठीक है। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एपरेटस है, बस एपरेटस देने, फिर इसका प्रोसेस में क्या करना है, एक हेल्दी मदर प्लांट से ये सारा प्रोसेस आपने उसमें लिखना है कि एक हेल्दी मदर प्लांट से सेल लेना है, उसको स्टेरिलाइज करना है ताकि उसके अंदर कोई माइक्रो बॉडीज ना हो, फिर उसके आगे उसको मीडियम में रखना है। मीडियम उसको एक जो है ना, एक उसको इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब प्रोवाइड करे कि वो डिवीजन के लिए आमादा हो जाएगा, वो आगे डिवाइड करेगा और प्रॉपर पैक सेल्स बना देगा, ठीक है, और उससे न्यू प्लांट बन जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट टिश्यू कल्चर। अब हम आते हैं क्रोमेटोग्राफी की तरफ। ओके, सो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या चीज़ है? क्रोमेटोग्राफी हमारे पास है सेपरेटिंग टेक्निक है हमारे पास, ठीक है। ये एक ऐसा टेक्निक है जो हमारे पास एक वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल को बाकी सारे मॉलिक्यूल से जुदा करना है, जिसको आप स्टडी करना चाहते हो, उस स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को और मॉलिक्यूल से जुदा करना है फ्रॉम अ मिक्सचर, वो हमारे पास क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। सेपरेटिंग वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ मिक्सचर is defined as chromatography. ये हमारे पास क्रोमेटोग्राफी कहलाता है कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जिसको आप स्टडी करना चाहते हो, उसको और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल से जुदा करना हमारे पास इन अ मिक्सचर, तो उसको आप जो है ना एक डिफाइंड एज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये जो हमारे पास सेपरेशन होती है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी में, दिस सेपरेशन इज ड्यू टू केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, अब फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी? फॉर एग्जांपल फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ में आऊँ तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास हो गई, क्या नाम है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। और केमिकल की तरफ आऊँ तो सॉल्युबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बुनियाद पे हमारे पास जो है इसकी मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन होती है इन मिक्सचर, ठीक है। अब इसके हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं। एक फर्स्ट प्रोसेस हमारे पास है, वो है हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी टाइप्स, है ना, हमारे पास है पेपर क्रोमेटोग्राफी पहली टाइप। दिस इज द इम्पॉर्टेंट
जो है ये भी एक टेक्निक है हमारे पास, जो कि क्रोमेटोग्राफी की एक टेक्निक के अंदर हमारे पास एक टेक्निक है, जो कि आपसे लैब में पूछा जाएगा, आपको प्रैक्टिकल के दौरान बोला जाएगा कि आप हमारे पास हमने या हमारे आपके पास पेपर है, या आप हमें बताएं कि इसके जरिए हम पेपर क्रोमेटोग्राफी कैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका एक दूसरा जो टेक्निक है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, वो इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो आपसे कोई पूछेगा नहीं लैब में कि भाई आप ये करो, कॉलम क्रोमेटोग्राफी करो वगैरह, वो हम साइंटिस्ट की तरफ ही छोड़ देते हैं, वो वही करेंगे, ठीक है। तो हम आते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरफ। सो पेपर क्रोमेटोग्राफी मेरे पास क्या हिसाब होता है कि हमारे पास एक पेपर होता है, ठीक है, यानी नाम से जाहिर है कि इस पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसके अंदर पेपर हमारे पास इन्वॉल्व होगा। पेपर क्रोमेटोग्राफ होता है हमारे पास, ठीक है, ये इसके वन एंड पे मिक्सचर डाला जाता है, ठीक है, मिक्सचर, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको आपने सेपरेट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास मिक्सचर, एक एंड पे आप इसकी मिक्सचर को डालेंगे, फिर उस पेपर को आपने जो है ना एक सॉल्वेंट में डिप करना है, ठीक है। ये हमारे पास सॉल्वेंट है जिसके अंदर हमारे पास सेलुलोज और सिलिका हमारे पास प्रेजेंट होते हैं एज अ सॉल्वेंट। सेलुलोज एंड सिलिका, ठीक है। अब इसके अंदर हमने जो है ये अपना जो पेपर जिसके ऊपर हमने एक मिक्सचर एक एंड पे हमने मिक्सचर डाला था, उसी पेपर को हम अभी इस जो है ना इसमें डिप कर देंगे, इस सॉल्वेंट में, सिलिका सेलुलोज, इसमें हम इसको डिप कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास वही मिक्सचर यहाँ पे स्पॉट होगा। अब इसके फर्दर हमारे पास क्या होगा कि ये जो जगह है, ये पेपर जो है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास पोर्स टाइप होती हैं, ठीक है, कैपिलरीज जिसको हम कहते हैं। आप अगर पेपर ले ले कोई अच्छी क्वालिटी का ना हो, तो उसके अंदर आप जब आप उसको पेन रखते हैं तो वो पेन जो इंक है वो हमारे पास स्प्रेड कर जाता है, तो इसी तरह उसके अंदर कैपिलरीज होती हैं। इस तरह ये पेपर भी इसी तरह डिजाइन किया जाता है जिसके अंदर हमारे पास कैपिलरीज होती हैं। तो अगर जब हम इसको इस सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे, तो ये पेपर हमारे पास इस सॉल्वेंट को डिजॉल्व कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, सॉरी, जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये जो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, ये हमारे पास सॉल्वेंट, जो हमारे पास ये पेपर ये सॉल्वेंट को ऑब्जॉर्व कर लेगा, तो इसके अंदर जो मिक्सचर है, मिक्सचर जो है वो भी स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। जो मिक्सचर है जिसके अंदर हमारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वो डिफरेंट मॉलिक्यूल स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। हायर मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हमारे पास ऊपर आ जाएंगे, लोअर मॉलिक्यूलर वेट वो नीचे रह जाएंगे, ठीक है। इस तरह डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट वेट के और डिफरेंट सॉल्युबिलिटी के वो सारे अलग हो जाएंगे, सारे स्प्रेड हो जाएंगे। तो फिर हम क्या करते हैं लैब में कि उसी एक जो है जो स्पेसिफिक टाइप को आप स्टडी करना चाहते हो, उस स्पेसिफिक टाइप मॉलिक्यूल को हम सेपरेट कर देते हैं और उसको हम उसके अलग हम उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास टॉपिक ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो अब हम आते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की तरफ। ओके, सो अब हम आते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की तरफ। इलेक्ट्रोफोरेसिस भी हमारे पास सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ऑफ डिफरेंट सेपरेशन ऑफ आयंस है, ठीक है, और डिफरेंट चार्जेस। ओके, नंबर 5 फोरोसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारे पास सेपरेशन ऑफ डिफरेंट आयंस in a mixture by using electrical ये हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस है। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है, ठीक है, एक मेथड है सेपरेशन ऑफ डिफरेंट चार्ज्ड आयंस, ठीक है। आयंस फॉर एग्जांपल आप ले लो NaCl, ठीक है, किसी मिक्सचर में NaCl, MgCl, ठीक है, ये सब हमारे पास आयंस है जिसको आप सेपरेट करते हो इन अ मिक्सचर, ये इस मेथड के जरिए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज के जरिए आप चार्ज प्रोवाइड करते हो, और इससे हमारे पास इसके अंदर जो डिफरेंट आयंस होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास जो है अलग अलग हो जाते हैं। अब इसका प्रोसेस कैसा होता है? इसका प्रोसेस ऐसा होता है, ये आपको केमिस्ट्री में भी बहुत दफ़ा पढ़ाया गया होगा कि हमारे पास इस तरह एक बीकर सा होता है, ठीक है, उस बीकर के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स फिट कर दी जाती हैं, ठीक है, ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स वगैरह डिप कर दी जाती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास मिक्सचर है, ठीक है, पानी है इसके अंदर हमारे पास, वाटर, उसके अंदर हमारे पास इस NaCl जो हम स्टडी जिस चार्ज आयंस को हमने सेपरेट करना है, फॉर एग्जांपल हम NaCl ले लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम डिप कर देते हैं इसके अंदर हमारे पास NaCl प्रेजेंट है। अब इसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है, एक बैटरी के साथ कनेक्ट है, तो इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिकल चार्ज जाएगी ना,
चार्ज, ठीक है, यहाँ से हमारे पास पॉजिटिव चार्ज निकलेगी, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव। तो ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज निकलेगी तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोड्स के पास जाएगी, स्टील बार्स के पास। तो इसमें हमारे पास क्या होगी, Na हमारे पास पॉजिटिव है, ये Cl हमारे पास नेगेटिव है। अब ये वाला इलेक्ट्रोड भी हमारे पास पॉजिटिव होगा, ये वाला इलेक्ट्रोड हमारे पास नेगेटिव होगा। और सॉरी, मार्कर में चेंज कर देता हूँ। इसमें हमारे पास जो Na है, आपको हमेशा पता होगा कि जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमारे पास नेगेटिव के पास जाता है, और जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है वो हमारे पास पॉजिटिव के पास जाता है, ठीक है। तो हमारे पास प्रोसेस ऐसा होता है कि हमारे पास जो NaCl है ये हमारे पास टूट जाएगा, बीच में ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक हो जाएगा तो दो आयंस में ये ब्रेक होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। तो जो पॉजिटिव आयन है वो हमारे पास जाएगा नेगेटिव के पास, और जो नेगेटिव आयंस है वो हमारे पास जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास। फिर जब हम ये अभी जो Na है, फॉर एग्जांपल Na ले लो, तो Na हमारे पास यहाँ पे आके इस इलेक्ट्रोड के पास चिपक जाएंगे। यहाँ पे ये जो इसके जो Na के आयंस है वो यहाँ पे आके डिपॉजिट जाएंगे, यहाँ पे आके चिपक जाएंगे, और जो Cl के हैं वो यहाँ पे आके डिपॉजिट जाएंगे। वो यहाँ पे आके हमारे पास चिपक जाएगा। अब इन दिस केस हमारे पास क्या होता है कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को जब आपने, जाहिर बात है हमारा काम ये है कि हमने जो है आयंस को सेपरेट करके उनको फिर स्टडी करना है, ठीक है, मिक्सचर बाय इलेक्ट्रिकल चार्ज को सेपरेट करके फिर उसको हमने स्टडी करना है। तो हमने इन दो इलेक्ट्रोड्स को फिर बाहर निकाल देना है। अब इस इलेक्ट्रोड्स के ऊपर तो वो हमारे पास चिपके हुए थे, डिपॉजिट हुए थे हमारे पास Na के आयंस और Cl के आयंस, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं ये हमारे पास एनोड है, ठीक है, एनोड, और ये हमारे पास सेकंड जो बना रहा हूं मैं, ये हमारे पास है कैथोड। कैथोड के ऊपर हमारे पास जो है पॉजिटिव एनाइंस, हमारे पास एनाइंस, हमारे पास सॉरी कैटाइन हमारे पास इसके ऊपर जो है स्टिक हुए हैं। अब ऐसा होगा कि हमारे पास उनके लेबॉर्ट्रीज में हमारे पास उनके पास एक स्पेसिफिक टूल्स वगैरह होते हैं जिससे फिर वो इनको रगड़ते हैं, ठीक है, और इनसे जो इनके ऊपर हमारे पास जो आयंस डिपॉजिट हुए हुए हैं उनको वो जो है इस तरह के फॉर्म में लाते हैं, मतलब उसको जो है करके उसको अलग कर देते हैं, फिर उसको स्टडी करते हैं। इन दिस वे हमारे पास जो है हमारे पास ये एक Na डिफरेंट आयंस हमारे पास सेपरेट हो गए, ठीक है। एक मिक्सचर में से हमारे पास दो आयंस सेपरेट हो गए बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारे पास दो केसेस होते हैं जो इफेक्ट करती है इसको, सेपरेशन को, ठीक है। वो एक है हमारे पास साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, और दूसरा हमारे पास चार्ज ऑन मॉलिक्यूल्स। अब साइज जितना हमारे पास छोटा होगा, ठीक है, उतने ही हमारे पास सेपरेशन फास्टर होगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कम हो जाती है। तो मॉलिक्यूलर वेट कम हो जाती है तो वो फिर फास्टर मूव करते हैं, ठीक है। तो जितनी साइज कम उतनी हमारे पास सेपरेशन फास्टर, और जितनी साइज ज़्यादा उतनी हमारी सेपरेशन स्लो। और चार्ज ऑन मॉलिक्यूल्स, यानी अगर हमारे पास चार्ज इसके ऊपर ज़्यादा, यानी एक तरफ से इलेक्ट्रिकल चार्ज ज़्यादा होगी, यानी अभी ये हमारे पास नेगेटिव है, तो इधर से जब इसको इलेक्ट्रिकल चार्ज ज़्यादा कर दी तो यहाँ से फिर सेपरेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसकी सेपरेशन ज़्यादा हो जाएगी, इसके ऊपर ज़्यादा तेज़ी से डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती है हमारे पास सेपरेशन को इन इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जो है हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें हमारे पास लाइट की इन्वॉल्वमेंट होती है, लाइट के बेसिस पे जो है हम सेपरेशन करते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। हम आगे जो हमारी लास्ट जो टेक्निक है उसको हम स्टडी करेंगे, जो है माइक्रो डायसेक्शन। ओके, सो अब हम आते हैं माइक्रो डायसेक्शन की तरफ। नंबर 7, माइक्रो डायसेक्शन। अब माइक्रो डायसेक्शन हमारे पास क्या चीज़ है? माइक्रो डायसेक्शन यानी इस नाम से जाहिर है कि हमारे पास माइक्रो, और डायसेक्शन हमारे पास काटना, ठीक है। तो माइक्रो डायसेक्शन का मतलब है बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप, डायसेक्शन बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप, डायसेक्शन बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। डायसेक्शन किस चीज की? डायसेक्शन हमारे पास सेल की और इट्स ऑर्गेनेलीज, सेल की और ऑर्गेनेलीज की डायसेक्शन को बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप, ये हमारे पास माइक्रो डायसेक्शन कहलाती है। बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप, डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप है हमारे पास, उनको यूज करके जो सेल की या उसके ऑर्गेनेलीज के कट करने की या डायसेक्शन की प्रोसेस को हम माइक्रो डायसेक्शन कहते हैं। अब इसके अंदर भी हमारे पास दो किस्म के माइक्रो डायसेक्शन है। एक है हमारे पास क्रोमोसोम डायसेक्शन होती है हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या होता है कि क्रोमोसोम, नाम से जाहिर है क्रोमोसोम डायसेक्शन, तो हमारे पास जो क्रोमोसोम होता है, ठीक है,
उसके एक पोर्शन को कट करने के लिए, डिफरेंट पोर्शंस को कट करने के लिए हम माइक्रोस्कोप के जरिए देख के उसको कट करते हैं, इसको हम क्रोमोसोम डायसेक्शन कहते हैं। और जो इसका सेकंड टाइप है वो लेज़र माइक्रो डायसेक्शन है, इस तरह कुछ है। यानी इसमें हम क्या करते हैं कि लेज़र को यूज़ करके, ये नाम से ज़ाहिर है लेज़र माइक्रो डायसेक्शन, तो इसमें क्या करते हैं लेज़र को यूज़ करके उसके माइक्रोस्कोप के जरिए देख के लेज़र के जरिए हम जो है एक सेल को या उसके ऑर्गेनेल्स को कट करते हैं, तो ये हमारे पास लेज़र माइक्रो डायसेक्शन होगी। तो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ माइक्रो डायसेक्शन, कि डायसेक्शन बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप, किस चीज़ की डायसेक्शन, सेल